इंडिया तो जीत गई, लेकिन उस जीत के पीछे की कहानी क्या है और उसके आगे क्या होने वाला है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विजय बहादुर जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो पहला सवाल, ये जो भारत की जीत है, इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या भांपते हैं आप? देखिए जनार्दन जी, जैसे इम्पैक्ट तो सबसे बड़ा ये है कि एक जो जिंक्स था कि आईसीसी में हम लोग हार जाते हैं बहुत लंबे समय से, ये धीरे धीरे ये जिंक्स टूट गया है। 24 के बाद देखिए कि हम लोगों ने 3 आईसीसी के टूर्नामेंट्स में फाइनल में पहुंचे, 2 में हमारी अब जीत हो गई जी है। हाँ, जी हाँ। तो एक जो पहले बीच के दौर में ये जो बात होती थी कि भाई बायलैटरल सीरीज में तो हिंदुस्तान अच्छा खेलता है, लेकिन आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट्स में हिंदुस्तान का प्रदर्शन उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। और जिस तरह से जैसे एक मोमेंटम जो क्रिएट हुआ है ना, पहले 2020 वर्ल्ड कप में भारत जीता, और अभी जो 50 ओवर्स का ये जो आईसीसी हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों फॉर्मेट में भारत में जीतने की क्षमता है। अब आने वाले समय में उम्मीद है कि ये मोमेंटम और आगे बढ़ेगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा का संन्यास तो नहीं बच गया? देखिए, मुझे लगता है कि बीच के दौर में जब उनका जो दोनों आउट ऑफ फॉर्म थे तो इस पे चर्चा हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से विराट खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, जिस तरह का प्रदर्शन उनका रहा, और रोहित का भी आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया है और जिस तरह से कप्तानी वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि देखिए ये बहुत बड़े नाम है। मतलब इस तरह के खिलाड़ी डिकेट्स में एक बार आते हैं। तो मुझे लगता है कि बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन या आप समझिए क्रिकेट प्रेमी, मुझे लगता है इनको इनके हाल पर छोड़ दीजिए। ये जब तक देश के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, मुझे लगता है करने देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इन्हें लगेगा कि अब वो टीम पर बोझ है या उनका परफॉर्मेंस अब शायद नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो खुद ही संन्यास ले लेंगे। अब देखते हैं कि रोहित और विराट का रिप्लेसमेंट तैयार है भारत में। देखिए, हिंदुस्तान में जो सबसे अच्छी बात पिछले 5-7 साल में हुई है, जिसमें मुझे लगता है बीसीसीआई का बहुत बड़ा रोल है। ये जो आउटकम आप देख रहे हैं, एक दिन की बात नहीं है। आप तमाम दिग्गजों के जो आप जो इंटरव्यूज देखेंगे, उनके कोट देखेंगे, 10 साल में या 2000 के बाद जिस तरह से भारत में क्रिकेट को लेकर काम हुआ है जमीनी स्तर पर, और जिस तरह से पैसा आया है, और जिस तरह से बीसीसीआई ने ग्राउंड लेवल पे पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब कोई खिलाड़ी रणजी में भी खेलता है या जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता है, उसको कम से कम इतना पैसा जरूर मिल जा रहा है कि उसके जीवन जीने के लिए काफ़ी है। दूसरा, आईपीएल ने बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी प्रदर्शन किया। पहले था कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप टीम इंडिया के 11-15 में नहीं आए तो आपका भविष्य क्या होगा किसी को पता नहीं था। लेकिन आज आईपीएल आने के बाद कम से कम 200-500 खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनका पूल बन गया है। आप टीम इंडिया में नहीं भी आते हैं तो कम से कम आपका जो जीवन है या फाइनेंशियली आप इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। इसलिए एक बहुत बड़ी जो युवाओं की जो पौध है, बच्चों की जो पौध है, वो क्रिकेट खेल रही है। और जब एक तमाम बच्चे जब खेलेंगे तो आप देखेंगे कि नए नए खिलाड़ी रोज आ रहे हैं। आप देखिए, अगर आप इस टीम के बारे में आप बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा खेल रहे थे। आप देखिए आपके बेंच में कौन लोग थे। आप देखिए कि ऋषभ पंत जैसा खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट में उसको एक मैच खेलने का अवसर नहीं मिला। अर्शदीप सिंह जैसा गेंदबाज एक मैच नहीं खेल पाया। वॉशिंगटन सुंदर जिसने इतना शानदार प्रदर्शन किया था, उसको एक मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके अतिरिक्त आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जो 2020 में खेल रहे हैं। अभिषेक शर्मा हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलकराज वर्मा हैं, ऋतुराज गायकवाड़ हैं। इस तरह के 85 नाम आप देखेंगे जो आपको लगेगा कि ये खिलाड़ी जब भी मौका टीम इंडिया में मिलेगा ये खेलने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात इंडियन क्रिकेट के लिए। बहुत बेहतर बात आपने कही कि निसंदेह इस वक्त भारत में इतनी बेहतर टैलेंट और इतनी बेहतर प्रतिभा उभर करके आ रही है कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये कारवां और बेहतर बल्लेबाज और बेहतर लोगों को हम देखेंगे। हालांकि साथ में आपने जोड़ा कि 10 साल में शायद एक बार विराट कोहली या एक बार रोहित शर्मा पैदा होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक कमी नजर आती थी 4थे नंबर पे, तो श्रेयस अय्यर ने क्या वो कमी युवराज सिंह के बाद भर दी है? देखिए, अभी तो श्रेयस अय्यर का जिस तरह का प्रदर्शन है
वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर 2024 के बाद से। आपने देखा होगा कि जो 50 ओवर्स का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उनका प्रदर्शन, और इस टूर्नामेंट में भी उनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। पहले उनके बारे में कहा जाता कि स्पिन के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग में खासकर बाउंसी जो बॉलिंग होती थी उस पर वो फंसते हैं। लेकिन लगता है उन्होंने अपने खेल में बहुत काम किया है, और जिस बेलौस तरीके से वो खेल रहे हैं और जितना फियरलेस वो खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी तो मुझे लगता है कि, और उनका प्रदर्शन बता रहा है। देखिए, नंबर्स जब आपको सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कोई कुछ बताने और समझाने की जरूरत नहीं है। और श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन पिछले 1.5 साल में बहुत ही शानदार रहा है, तो मुझे लगता है कि नंबर 4 पे वो एकदम माफिक है आज के दिन में। लेकिन 5वां नंबर अक्षर पटेल, क्या ये सिर्फ दुबई के लिए था या आगे? नहीं, देखिए, अक्षर पटेल ने अपने आप को बहुत ज़्यादा बदला। देखिए, मैं जैसा बोल रहा था, एक से एक खिलाड़ी आ रहे हैं। एक समय लगता था कि जैसे कुलदीप हैं या वाशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी अच्छी है, तो लगता था कि जडेजा अगर चले जाएंगे तो उनका जो उतने बड़े खिलाड़ी हैं, कौन खिलाड़ी जो है उस रोल में आएगा। तो आप अगर देखेंगे कि अक्षर पटेल कमोबेश उसी तरह की बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते नजर आते हैं। लोअर ट्रेजेक्टरी की गेंदबाजी उनकी है, बैटिंग उनकी अच्छी और फील्डिंग भी उनकी अच्छी है। तो अक्षर पटेल ने अपने को बहुत ज़्यादा बेहतर किया, खासकर बल्लेबाजी में उन्होंने बहुत काम किया है। और एक मुझे लगता है जो आज हाल के दिनों में जो सफलता मिली है, और खासकर क्रंच टाइम और क्रिटिकल टाइम में जिस तरह का उनका प्रदर्शन है, वो शो करता है कि न सिर्फ उनको स्किल है, बल्कि उनकी मेंटल जो उनका लेवल है वो बहुत ही मजबूत है। प्रेशर को हैंडल करने की क्षमता है। केएल राहुल के बारे में बात करेंगे। केएल राहुल ने बल्लेबाजी बेहतर की है, कीपिंग कैसे देखते हैं आप? देखिए, केएल राहुल को लेकर भी, चूंकि आप हमारे हिंदुस्तान में एक फितरत है कि हम लोग बहुत ज़्यादा किसी की तारीफ करने लगते हैं और बहुत जल्दी किसी को क्रिटिसाइज भी करने लगते हैं। केएल राहुल का जो टेम्परामेंट शुरुआती दौर से रहा है, आप उनका अगर एवरेज देखेंगे 50 का एवरेज है। जी। और बहुत कम खिलाड़ी होते हैं जो 1 नंबर से लेकर 7 नंबर में खेलने की क्षमता रखते हैं, किसी भी जगह पे खेल सकते हैं। और वो किसी भी खिलाड़ी को उस तरह से अपने आप को फिक्स कर परफॉर्म करना आसान नहीं होता है। आप देखिए, जब 2024 में हिंदुस्तान वर्ल्ड कप हारा तो पूरा ठिकरा फोड़ दिया गया कि इनके स्लो बैटिंग के कारण हिंदुस्तान मैच हार गया। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपने आप को तैयार किया, रिसर्जेंस किया है, और क्रिटिकल टाइम में जिस तरीके से वो बहुत ही कूल माइंड, और एक अच्छी बात उनकी, मैं बैटिंग बारे में पहले बात करूं कि वो जो शॉट्स खेलते हैं बेसिकली वो क्रिकेटिंग शॉट्स है। राइट। तो ऐसे शॉट्स जो क्रिकेटिंग है जिसमें आपको रिस्क फैक्टर कम है, उसके बावजूद आप बहुत ही तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ये काम आप देखिए विराट कोहली करते हैं, विराट कोहली कर लेते हैं, उसी तरह का काम राहुल करते हैं। और कीपिंग भी कमोबेश उनकी अच्छी है, उन्होंने समय के साथ अपने कीपिंग को अच्छा किया है, इसलिए वो शायद हिंदुस्तान में नंबर 1 विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में खेल रहे हैं। जी हाँ। एक फैसला था टीम मैनेजमेंट का और कप्तान रोहित शर्मा का कि हम 4 स्पिनर्स को मौका देंगे, हम हार्दिक पांड्या को बतौर फास्ट बॉलर ट्रीट करेंगे, बैटिंग तो हार्दिक करते ही हैं। इस फैसले को ये तुरुप का इक्का साबित तो हो गया, लेकिन बतौर विश्लेषक आप कैसे देखते हैं? एकदम बिल्कुल। देखिए, आप देखिए, जब टीम बनी तो दुनिया के जितने भी एक्सपर्ट्स थे, क्रिकेट प्रेमी भी आश्चर्य में पड़ गए कि भाई 15 खिलाड़ी का आप स्क्वाड लेके जा रहे हैं, उसमें 5 स्पिनर आप, और 5 स्पिनर ऐसे जो एकदम फुल टाइम स्पिनर हैं। राइट। 5 स्पिनर ले जाने का क्या लॉजिक है? अब आप देखिए कि जब हम टूर्नामेंट जीत गए हैं तो लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, और पूरे टूर्नामेंट में जब वरुण आए उसके बाद आपने देखा कि हिंदुस्तान जो है 4 स्पिनर के साथ खेल रहा था, 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ खेल रहा था। तो कहीं ना कहीं वेल थॉट एक डिसीजन था, और टीम मैनेजमेंट ने अपने गेंदबाजों पर भरोसा किया और गेंदबाजों ने भी उसी तरह से रेसिप्रोकेट किया। तो मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक था। 3 आपके स्पिनर ऑलरेडी बेहतर थे, और चौथा वरुण चक्रवर्ती को जब इन्होंने लाया और राइट मूवमेंट में लाया, तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर निर्णय भारत का ये रहा। क्योंकि आप कल के मैच में भी आप अगर देखिएगा तो जो फास्ट बॉलिंग में 2 खेल रहे थे, एक सम्मी थे जो बहुत बार ये सवाल हो सकता है कि भाई देखिए हार्दिक पांड्या स्पिनर के ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं और सम्मी एक फास्ट बॉलर, लेकिन आप दोनों को देखिए कि जिस तरह से पिटाई कल पड़ी
तो इससे और प्रूफ हो गया है कि ये जो ट्रैक था या कंडीशंस ये थे 8-9 रन से ज्यादा के एवरेज से। हाँ, मतलब इसका मतलब था कि स्पिनर्स के लिए ट्रैक बहुत ही बेहतर था और टीम इंडिया ने इसको बहुत पहले से असेस कर रखा था। असेस कर लिया था। एक सवाल इसमें क्रिकेट से थोड़ा हटकर है कि यह जो आयोजन था वो पाकिस्तान में होना था। लंबी उस पर कूटनीतिक और राजनीतिक बहस चली। अंतोगत्वा यह तय हुआ कि नहीं, ये मैच दुबई में खेले जाएंगे और भारत जिन जिन मैचों में होगा वो दुबई में होगा। इसकी वजह से यहाँ तक हुआ कि सेमीफाइनल का दूसरा मैच हो रहा था, तब तक यह तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि टिकट कहाँ की खरीदें। तो हालांकि पहले में सेमीफाइनल में जीत करके भारत ने ये तो तय कर दिया था कि होगा अब इधर ही, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा समय था दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए कि वो आए और फिर तुरंत वहाँ टिकट खरीदे, क्योंकि अगर फाइनल होता पाकिस्तान में तो अलग जगह का आपको होटल बुक करना पड़ता। वो सब एक पूरी जद्दोजहद थी। यह जो पूरा चला पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इसमें खेल की भावना को अगर देखें तो आप क्या पाते हैं? जब मैच हुआ था भारत पाकिस्तान का, आपको उसमें कुछ दिखा था? देखिए, एक तो मैं 90 के दशक की जो पाकिस्तान की टीम थी, उस दौर में जो मैचेस होते थे और आज की जो पाकिस्तान टीम है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, एक भारत पाकिस्तान का मैच होता है तो एक लगता है कि एक दोनों का जिस तरह का रिलेशन रहा है, एक उत्तेजना रहता है। लेकिन अगर आप कोई निरपेक्ष व्यक्ति अगर उसको देखेगा और जो ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है, भारत पाकिस्तान में आज के दिन में कोई तुलना नहीं है। आज के दिन में अभी जैसे पाकिस्तान की पूरी टीम बदल गई अभी इस टूर्नामेंट में हार के बाद, तो बहुत सारे दिग्गजों ने कहा देखिए, आप कहते हैं कि बाबर आजम नहीं खेलेगा, रिजवान नहीं खेलेगा, तो खेलेगा कौन? आज हिंदुस्तान में विराट कोहली, राहुल शर्मा नहीं खेलेंगे तो हमारे पास पीछे खेलने के लिए 10-15 लोग हैं। तो बेंच स्ट्रेंथ भारत का बहुत मजबूत है। तो एक जो होता है ना कि एक जो मैच भी जिस तरह का हुआ, आपने देखा हो, कोई टसल तो बेसिकली था नहीं। उससे पहले भी जो मैचेज हुए हाल के दिनों में, इक्का दुक्का अवसर छोड़ दे तो भारत पाकिस्तान के मैचेज में कोई टसल आपके आज के दिन में नहीं। दोनों के जो खेल का जो स्तर है, दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया है। इसीलिए अब मुझे लगता है कि दोनों में कॉर्डियल बिहेवियर भी और ज़्यादा, मतलब बहुत उस तरह का वो नहीं रहता है जिसको बोलते हैं ना आपस में जो स्लेजिंग होता है। दूसरा कि देखिए, आज के दिन में पूरी दुनिया में जिस तरह से बीसीसीआई का आईसीसी पे डोमिनेंस है, और उसका कारण है कि अर्थ जो है पैसा हिंदुस्तान से आ रहा है। कल भी जो मैच हुआ, आपने देखा कि पूरा जो दुबई का स्टेडियम था पूरा भारतीय थे, ब्लू लग ही नहीं रहा था। और रोहित शर्मा ने अपने स्पीच में कहा भी कि भारत से बाहर मुझे लग रहा था कि हम भारत में खेल रहे हैं। तो देखिए, आज के दिन में जो क्रिकेट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बदला है, जिस तरह के पैसे की जरूरत है, और चूंकि हिंदुस्तान से ही पैसा मिल रहा है, तो दुनिया में आज के दिन में कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतनी क्षमता है कि भारत का उस तरह से विरोध करना। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान तो मान लीजिए खिलाड़ी यहाँ नहीं खेलते, बाकी जो भी खिलाड़ी वो खेलते हैं उनको पता है कल आईपीएल में खेलना है। जी। तो वो जो फायरी एटीट्यूड होता है, स्लेजिंग, वो दौर खत्म हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है। तो अब वो दौर नहीं रहा है भारतीय क्रिकेट टीम के साथ। खुद ही भारतीय क्रिकेट टीम डोमिनेट करती हुई नजर आती है। छोटा छोटा 2 कमेंट लेंगे। एक टीम है न्यूजीलैंड, जो बहुत एफर्ट लगा के हर बार काफ़ी दिल जीतने वाले मोमेंट तक जाती है। कल का मैच भी बीच में ऐसा दौर था जब 2-3 विकेट लगातार गिरे तो फंसने जैसी स्थिति हो गई थी। और एक टीम है साउथ अफ्रीका, जो बहुत दमदार खेल दिखाती है पूरे साल, पूरे 4 साल 5 साल, लेकिन जब कभी कोई निर्णायक मैच आते हैं तो वहाँ पर उनकी टीम पता नहीं क्यों अचानक से धराशायी होते नजर आती है। देखिए, पहले मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ जी। ज़्यादा दिन न्यूजीलैंड की पूरी जो पॉपुलेशन है लगभग 50-55 लाख के आसपास, इसी तरह का कुछ पॉपुलेशन है। आप सोचिए कि एक देश जिसका जो पूरी जनसंख्या जो है 50-60 लाख के आसपास में है, उसके बावजूद उस देश में इस तरह के क्वालिटी खिलाड़ी आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनके क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर में सचमुच में कोई बात है कि वहाँ लगातार, अच्छा एक दिन की बात नहीं है, बरसों से हमेशा से किसी भी खासकर बड़े टूर्नामेंट्स में मैंने देखा है कि न्यूजीलैंड की टीम का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा है। एकदम सही बात। तो कहीं ना कहीं देखिए, हार जीत एक अलग अलग विषय है, लेकिन कहाँ हम 140 करोड़ की जनसंख्या और कहीं कहाँ 50-60 लाख का, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो ये समझिए कि जिस तरह का खेल कल भी न्यूजीलैंड ने दिखाया, इससे पहले वो भारत आए हुए थे, भारत को जिस तरह से उन लोगों ने हराया, तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम का जो प्रदर्शन है वो कंसिस्टेंट है और आने वाले समय में कंसिस्टेंट रहेगा। अब बात रही साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका के बारे में हम सब जानते हैं कि चॉकर्स के नाम से वो लोग
विख्यात हैं। जी। तो देखिए, एक टीम जो अच्छी है और एक टीम जो आप समझिए कि जिसको जीतना है, दोनों में ही फर्क है। देखिए, स्किल सेट के लेवल पर आप एक स्तर पे हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत बड़े तभी बन सकते हैं कि जब आप क्रंच टाइम में, क्रिटिकल टाइम में परफॉर्म करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम, आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया में पिछले 30 सालों में से या ज़्यादा समय से जिस तरह से अपना डंका बजाया है, टूर्नामेंट से पहले आपको बहुत बार लगेगा कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम उतनी मजबूत नहीं नजर आ रही है, लेकिन क्रिटिकल टाइम्स में उस जिस तरह का प्रदर्शन करता है, तो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पूरे सिस्टम में इस तरह से उनके खिलाड़ी ब्रशअप होकर आते हैं कि राइट मोमेंट में वो परफॉर्म कर जाते हैं, जिसकी कमी मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीकन टीम में है। नजर आती है। 1999 से वो दौर शुरू हुआ था। बिल्कुल। साउथ अफ्रीका से सेमीफाइनल मैच था। देखिए, कुछ तो मुझे लगता है कि कुछ तो मुझे लगता है कि उनकी किस्मत भी खराब है, क्योंकि गिब्स ने कैच छोड़ दिया स्टीव वाक का, क्लूजनर और डोनाल्ड रन आउट हो गए। तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एक तो आप फंबल कर जाते हैं डिफिकल्ट टाइम में, दूसरा किस्मत का भी एक योगदान मुझे लगता है जब साउथ अफ्रीका के कंटेस्ट में आप देखेंगे। तो एक फाइनल कमेंट चलते चलते रोहित शर्मा के कंटिन्यूअसली टॉस हारने पे, तो मुझे लगता है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जिसको बोलते हैं ना, कि जब तक आप जीत रहे हैं, आपका सिक्का चलता है, तो आपकी हर अदा जो है निराली है। तो आप आज के दिन में जीत के घोड़े पर सवार हैं, आप टॉस हारे टॉस जीते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उम्मीद कीजिए कि आने वाले वर्षों में भी हिंदुस्तान की टीम इसी तरह जीतते रहे। उसके बाद आप टॉस हारते हैं कि जीतते हैं, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप थे विजय बहादुर जी हमारे साथ। बी पॉजिटिव नाम का अभियान चलाते हैं, आपने कई सारे पॉडकास्ट हमारा देखा होगा। अगर आपको किसी बी पॉजिटिव से रिलेटेड कोई ऐसा विषय है जिस पर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें इसी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।